बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेंजलैंड। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ये जो रेंजलैंड है इसका क्वेश्चन कुछ यूँ भी आता है जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया है कि डिफाइन रेंजलैंड, हाउ इज इट मैनेज टू सपोर्ट कंट्रीज इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन में हम ये इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रेंजलैंड होता क्या है। ये ऐसी अनकल्टिवेटेड लैंड होती है जो कि ग्रेजिंग और ब्रोजिंग के लिए नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करती है। इसमें हर्ब्स आती हैं, शब्स आती हैं या फिर पास्चर्स वगैरह आते हैं। रेंज मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें रेंजलैंड कंपोनेंट्स की मैनिपुलेशन की जाती है, उनको आपस में मैनिपुलेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या हम कह सकते हैं गुड्स या सर्विसेज हासिल हो, जिससे सोसाइटी में यूज़ किया जा सके यूज़फुल पर्पसेस के लिए रेगुलर बेसिस पे। मल्टीपल यूजेस होते हैं रेंजलैंड के, इसमें इसे हम यूज़ कर सकते हैं लाइव स्टॉक के लिए, वाटर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और रिक्रिएशन वगैरह के लिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेंज मैनेजमेंट क्या है, इसमें प्रॉपर स्टॉकिंग रेट होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स होनी चाहिए, प्रॉपर काइंड ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स होने चाहिए और प्रॉपर ग्रेजिंग सिस्टम होना चाहिए। ये तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं ये रेंजलैंड को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं ताकि ये कंट्रीज इकोनॉमी जो है ये मेनटेन रहे। सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर स्टॉकिंग रेट। तो प्रॉपर स्टॉकिंग रेट या करेक्ट एनिमल्स नंबर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेंजलैंड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर नंबर जो होंगे ये कम या ज़्यादा होंगे तो रेंज मैनेजमेंट या रेंजलैंड मैनेजमेंट जो है ये ख़राब होगी। तो इसी तरह से ये जो प्रॉपर स्टॉकिंग रेट है इसमें एनिमल्स का नंबर करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जितने एनिमल्स के नंबर्स हैं या जितनी उनकी तादाद है उस हिसाब से जो हमारे पास प्लांट्स या हम कह सकते हैं कि पास्चर जो हैं अवेलेबल हों। ये ना हो कि पास्चर जो है ये कम है उस लैंड के ऊपर या और ये एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा नंबर में है, या एनिमल्स कम है और पास्चर ज़्यादा है, तो इस तरह से ये मेंटेनेंस नहीं रहती। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इन दोनों का जो नंबर है ये इन दोनों की जो तादाद है ये सेम होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो जाएंगे तो तब भी ये जो रेंजलैंड मैनेजमेंट है ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे जो पास्चर जो होंगी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और जितना भी स्टॉक होगा हमारे पास उसका वेट ख़राब होगा, उनकी बॉडी कंडीशंस ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी और उनके अंदर बहुत सारी अनडिज़ायर्ड चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी जो कि इफ़ेक्ट करेंगी सॉइल और वेजिटेशन को। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स होना चाहिए। इसमें एनिमल्स की जितने भी एनिमल्स हों लैंड के ऊपर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं तो कहीं पे बहुत कम हैं। तो इसमें ये जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी मेंटेन रहनी चाहिए, तो तब जाके ये प्रॉपर मैनेजमेंट होगी रेंजलैंड की। नेक्स्ट है प्रॉपर काइंड ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार एक ही तरह के एनिमल्स हों, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हर दफ़ा होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो मैनेजमेंट होगी रेंजलैंड की ये भी फिर प्रॉपर होगी। प्रॉपर ग्रेजिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें रेस्ट रोटेशन ग्रेजिंग होनी चाहिए, यानी कि एक ही पास्चर जो है ये बार बार ना हो, एक ही पास्चर जो है वो कम से कम 1 साल के लिए अगर हो तो ठीक है। तो इसमें डेफर रोटेशन ग्रेजिंग भी आता है जिसमें मोर देन 1 पास्चर या मोर देन 1 वेजिटेशन भी हो सकती है फॉर 1 ईयर। तो इसमें सीजनल सूटेबिलिटी भी हो सकती है कि सीज़न के हिसाब से कौन कौन से जो पास्चर हैं ये सूटेबल हैं, जितने भी एनिमल्स हैं ऊपर या जितने भी एनिमल्स हैं ये पास्चर के लिए सूटेबल हैं। तो इस तरह से ये होता है। बेस्ट पास्चर होनी चाहिए। इसमें बेस्ट पास्चर के जो करैक्टर्स होते हैं उसमें ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन ग्रेजिंग होना चाहिए, जितना भी ग्रेजिंग ऊपर एनिमल्स हों इनका ड्यूरेशन जो है ये शॉर्ट होना चाहिए, तो तब जो है जाके ये प्रॉपर रेंजलैंड मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रेंजलैंड के क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो ये है कि ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है हमारे पास। ये जो रेंजलैंड है एनर्जी जो होती है इसमें ये सन से आती है और फिर इसे कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि फिर यूज़ करते हैं एनिमल्स, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। ग्रेजिंग लैंड या रेंज लैंड जो है हमें सप्लाई करती है फूड फाइबर बहुत ही लो एडिशनल एनर्जी कॉस्ट के ऊपर। जितने भी काइंड ऑफ फॉरेज होते हैं अवेलेबल ये डिटरमिन होते हैं बाय द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, तो सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन का ये रोल होता है।
नेक्स्ट है रेंज लैंड जो है या ग्रेजिंग लैंड जो है सप्लाई करती है हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिसमें फूड, फाइबर, फिशिंग, हंटिंग साइट वगैरह आते हैं, टिम्बर और वाटर भी आता है। टोटल ऑफ 70% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया इज रेंज लैंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का जो 70% एरिया है ये रेंज लैंड है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक रोल या इम्पोर्टेंस क्या है रेंज लैंड की, तो इसमें सबसे पहले यही बात लिखी गई है कि 70% वर्ल्ड एरिया जो है या लैंड जो है ये हमारे पास रेंज लैंड है। तो रेंज लैंड जो होती है ये कंस्टिट्यूट कर रही होती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सिस्टम पे भी कंस्टिट्यूट होती है। तो इसमें एडिशन टू ग्रेजिंग स्पोर्ट फॉर 93.5 मिलियन लाइव स्टॉक, द रेंजलैंड आर मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रीम फ्लो, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक के लिए नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी है, प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर और फ्यूल वुड के लिए भी है। इसी तरह से ये नेचुरल हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट एंड हमारे पास वूल वगैरह आते हैं। तो इस तरह से इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि किस तरह से ये कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, क्या कुछ ये प्रोवाइड करती है कंट्री इकोनॉमी के लिए। तो इसमें इसकी टाइप्स आती हैं। सबसे पहले प्रायरिटीज हैं, इसमें हमारे पास आर कंसीडर द पार्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये प्रायरिटीज होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के पार्ट होते हैं, सवानाज और श्रबलैंड, बायोमैस वगैरह इसमें आते हैं। ग्रासलैंड जो होते हैं ये एरियाज होते हैं वेयर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। तो इसमें ग्रासलैंड के ऊपर ग्रासेस ही होंगे। स्टीप्स होते हैं, इसमें जो क्लाइमेट होती है ये ड्राई होती है। सवानाज में ग्रासलैंड इकोसिस्टम आते हैं। डेजर्ट जो होते हैं इनमें लैंडस्केप और रीजन दैट रिसीव्स एन एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो डेजर्ट वही होंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होंगी। इसी तरह से टंड्रा आते हैं हमारे पास, इज अ बायोम वेयर ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर। तो इसमें ट्री ग्रोथ जो होती है ये हिंडर्ड होती है लो टेम्परेचर से। नेक्स्ट है मेजर रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड रेंज लैंड। तो इसमें क्लाइमेटिक रिस्क होते हैं कि कहीं पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे सीवियर विंटर्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल रिस्क में हमारे पास डिजीज़ होती हैं लाइव स्टॉक को जो इफ़ेक्ट करती हैं, प्रीडेशन, ग्रास हॉपर वगैरह होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में हमारे पास जो रेट्स जो होते हैं इसका इंक्रीज और डिक्रीज होना आता है। और अदर फैक्टर्स में या अदर रिस्क में हमारे पास फायर, थेफ्ट और वैंडलिज्म वगैरह आते हैं। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। प्राइमरी रेंजलैंड इश्यूज कौन से होते हैं, इसमें ड्रॉट होते हैं, इन्वेसिव प्लांट्स होते हैं, ग्रेजिंग मैनेजमेंट होती है, इम्प्रॉपर जो होती है, अर्बनाइजेशन हो सकता है, फायर, वाइल्ड लाइफ हो सकता है और वाटरशेड इम्प्रूवमेंट होता है। उसमें मॉनिटरिंग भी आता है, मल्टीपल यूज कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। तो अर्बनाइजेशन भी हो सकती है, इंसेक्ट्स या डिजीजेज भी हो